हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है। इसमें आज हम देखेंगे डच निवासी यानी डचों का आगमन और प्रसार। यानी सबसे पहले हमने इसके पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि डच पुर्तगाली और उनका आगमन, प्रसार और उनका पतन। और इस वीडियो में देखेंगे हम पार्ट टू में क्या देखेंगे, डच निवासी और डचों का आगमन और प्रसार। यानी डच जो थे बच्चों, भारत में कब आए, कौन सा डच यानी कौन सी यूरोपीय शक्ति सबसे पहले आई, ठीक है, और इनका प्रसार भारत में कैसे कैसे हुआ। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट है कि कार्नेलियस डी हाउटमैन वर्ष 1596 में सुमात्रा और बंताम तक पहुंचने वाले पहले डचमैन थे। यानी क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि भारत में सबसे पहले किस डच का आगमन हुआ था। तो आपको याद रखना है हाउटमैन का, ठीक है, हाउटमैन पहले डच थे जो भारत में आए थे। और वह कब आए थे? 1596 में आए थे। और कहाँ पर आए थे बच्चों? तो सुमात्रा और बंताप द्वीप है सुमात्रा, तो ये वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 कि नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन वर्ष 1602 में किया गया था। बच्चों, क्वेश्चन आता कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1600 में हुआ था। अगर क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता कि नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो 1602 में किया गया। जिसके पास व्यापार करने, क्षेत्र पर कब्जा करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर युद्ध में शामिल होने की शक्ति थी। ठीक है, जो नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका गठन 1602 में किया गया था, उसके पास क्या थी? व्यापार करने की शक्ति थी, क्षेत्र पर कब्जा करने की शक्ति थी, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर युद्ध में शामिल होने की शक्ति थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3। ठीक है, आगे दिया गया कि डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, में स्थापित किया। ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया। तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में लगाया है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? मूसलीपट्टनम में। कब लगाया है? 1605 में। ठीक है, और उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास यानी चेन्नई के पास नागपट्टनम पर कब्जा कर लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास यानी चेन्नई के पास नागपट्टनम पर कब्जा कर लिया और इसे भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट भी बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डच थे इन्होंने कहाँ कहाँ पर कारखाने लगाए। तो इस पॉइंट में यही दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और याद कर लें। अन्य महत्वपूर्ण डच कारखाने, ठीक है, यानी डचों ने बच्चों सूरत में 1616 में अपना कारखाना स्थापित किया। फिर बीमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल में 1645 में, चिनसुरा में 1653 और बारानगर, कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद के जो पास पड़ता है, बालासोर में, पटना में और नागपट्टनम में 1658 में और कोचीन में 1663 में इन्होंने क्या अपने कारखाने स्थापित किए। जो बच्चों ये सूरत का में कारखाना लगाया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डचों ने सूरत में कारखाना कब स्थापित किया था। तो 1616 ईस्वी में। और एक बच्चों एक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोचीन में, यानी डचों ने कोचीन में कारखाना कब स्थापित किया था? तो 1663 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि वे यमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से कपड़ा और रेशम, बिहार से शोरा
और गंगा घाटी से अफीम और चावल ले जाते थे। यह आपको ध्यान रखना है कि वे यमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से कपड़ा, रेशम, बिहार से शोरा और गंगा घाटी से अफीम और चावल ले जाते थे। यानी डच जो थे वे भारत से क्या क्या लेकर जाते थे और कहाँ पर लेकर जाते थे, ये आपको इस पॉइंट में देखने के लिए मिला है कि वे यमुना घाटी और मध्य भारत से क्या लेकर जाते थे, तो नील लेकर जाते थे। बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से बच्चों क्या लेकर जाते थे डच, कपड़ा और रेशम। बिहार से शोरा लेकर जाते थे। गंगा घाटी से अफीम और चावल लेकर जाते थे। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। वे रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम में भी रुचि रखते थे। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो इन सभी चीज़ों का व्यापार पुर्तगाली भी करते थे और डचों ने भी इन्हीं चीज़ों का व्यापार किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो डचों के बारे में बच्चों को ज़्यादा खास नहीं है, इतना ही है। इससे आगे देखते हैं कि जो डचों का पतन का कारण बना है वह क्या बना है। जो डचों का पतन हुआ है इसका कारण क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है कि डचों की रुचि साम्राज्य निर्माण में नहीं थी, वे व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। ठीक है, डचों के जो पतन का कारण था, उन्होंने साम्राज्य निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, वे सिर्फ व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते थे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बच्चों कि एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता, जैसा कि अम्बोयना नरसंहार कब हुआ था बच्चों, 1623 ईस्वी में इंडोनेशिया में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अम्बोयना नरसंहार कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में हुआ है और इंडोनेशिया में हुआ है। जैसी घटनाओं में देखा गया, बाद में अपने भारतीय क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए। ठीक है, एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता भी डचों के पतन का कारण रही है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता भी डचों के पतन का कारण रही है। और ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है कि अम्बोयना नरसंहार कहाँ पर हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1667 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडोनेशिया पर अपने सभी दावे वापस लेने पर सहमत हो गए और डच इंडोनेशिया में अपने अधिक लाभदायक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से प्रस्थान कर गए। ठीक है, यानी ब्रिटिश ने इंडोनेशिया पर से अपने सारे दावे वापस ले लिए, जिसके कारण डच जो थे इंडोनेशिया में अपना अधिक लाभदायक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से चले गए। यानी भारत से वे इंडोनेशिया में चले गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी तीसरे एंग्लो डच युद्ध में डच सेना ने बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। 7 साल के युद्ध के दौरान अंततः अंग्रेज़ों ने जवाबी कार्रवाई की और 1759 में हुगली की लड़ाई जीत ली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हुगली की लड़ाई कब हुई थी, तो 1759 में हुई थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। और किसके मध्य हुई थी, अंग्रेज़ों और डचों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ये कि हुगली की लड़ाई 1759, जिसे विदारा की लड़ाई या चिनसुरहा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत में डच महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया और अंग्रेज़ों के उत्थान का कारण बना। यानी बच्चों जो अंग्रेज़ों का उत्थान हुआ है भारत में, वह डचों के जाने के बाद ही हुआ है। तो डच कब पराजित हुए ब्रिटिशों से यानी अंग्रेज़ों से, तो 1759 में हुए, जिसे हम हुगली की लड़ाई कहते हैं। हुगली की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी,
तो डचों और अंग्रेज़ों के बीच या ब्रिटिश प्रशासन के बीच कब हुई थी बच्चों? तो 1759 में हुई थी, जिसे बिदारा की लड़ाई और चिनसुरह की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि वर्ष 1580 में फ्रांसिस ड्रेक की दुनिया भर की यात्रा और 1588 में स्पेनिश आर्मेडा पर अंग्रेज़ों की जीत ने अंग्रेज़ों में उद्यम की एक नई भावना पैदा की। यानी ये पॉइंट भी डचों के पतन का कारण बना कि वर्ष 1580 में फ्रांसिस ड्रेक की दुनिया भर की यात्रा और 1588 में स्पेनिश आर्मेडा पर अंग्रेज़ों की जीत ने अंग्रेज़ों में एक नई सोच यानी भावना पैदा कर दी। ठीक है, तो डचों के बारे में बच्चों इतना ही था। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ पर इस वीडियो की PDF फ्री में उपलब्ध है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।